हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ एक मेरा जूनियर ज्वाइन करा है जिसके पास ब्रांच थी एमपीएई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग एंड स्टिल ही लैंडेड अ प्लेसमेंट ऑफर फ्रॉम नगारो व्हिच इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड राइट अ डिसेंट कंपनी। मैं इसको कहूंगा बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसकी आप ग्लासडोर पे रीडिंग्स भी चेक करती हैं। आइए जानते हैं कि क्या उसका प्रोसेस रहा था, क्या उसकी जर्नी रही और उसने क्या क्या किया। सो हेलो जतिन, हाउ आर यू यार? फाइन। हाँ, बेसिकली यार मेरे को तो तेरे से ये पूछना था कि तेरी जर्नी क्या रही, मतलब बेसिकली तूने क्या करा कि तेरे को इतनी अच्छी मिली। ये तेरी, मेरे ख्याल से तू मेरे को बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि तेरी फर्स्ट कंपनी थी जो तूने क्रैक कर ली, राइट? हाँ, बेसिकली मैं लाइफ में जो मेरा प्लेसमेंट सीज़न रहा था, उसमें मेरे को पहला एक मौका बेन में इंटरव्यू देने का मिला था एंड सेकंड वाज़ नागारो। सो फर्स्ट वाज़ नॉन-टेक, सो दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट। सो हुँ। मतलब तू पहले नॉन टेक में था, राइट? अब तूने टेक्निकल में स्विच करा, तो तूने तेरा प्रोसेस क्या रहा बेसिकली, मतलब कि अ, तूने क्या क्या स्टेप्स करे? व्हाट वाज योर थिंकिंग ड्यूरिंग दोस थर्ड, मतलब थर्ड ईयर के बाद तेरी थिंकिंग कैसे डेवलप हुई कि क्या तूने मतलब ऐसे सोचा कि मेरे को यार टेक में ही जाना चाहिए, और उसके लिए क्या करा तूने? सो थ मेरा नॉन-टेक का ये था कि मुझे हमेशा लोग कहते थे कि यार एमपीए है, कोडिंग में अलाउ नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सीनियर की तरफ से प्रेशर कि भाई नॉन-टेक ही कर, तेरी ब्रांच के लिए टेक्निकल कंपनी तुझे अलाउ तक नहीं करेंगी और अभी नहीं करेंगी, जनवरी करेगी, फरवरी करेगी या दिसंबर करेंगी। तो वो सब बातें सोच-सोच के मैं बेसिकली मैं लगा तो फर्स्ट ईयर में था, लेकिन सेकंड ईयर तक आते-आते लग गया था यार कोडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ब्रांच अलाउ तो होती है नहीं। तो मैं नॉन-टेक प्रोफाइल में लगने लग गया था, केस स्टडीज़, गेस्टी में तैयारी करने में लग गया था, पूरा अच्छे से अपना रिज़्यूम बनाने में लग गया था। सोसाइटी जॉइन कर ली, उनमें काम करने जा रहा हूँ, क्लासेस थोड़ी-सी मिस करता था बट बेसिकली अपना सीवी बनाने के लिए मैं लग गया था। बट थर्ड ईयर तक आते-आते जब इंटर्न में बैठने का मौका मिला, तो मुझे दिखा कि हाँ भाई ब्रांच तो खुल रही है। ये नहीं है कि ब्रांच नहीं खुल रही और साथ ही साथ हमारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर को भी बहुत सपोर्ट था। वो हमेशा कहते थे कि नॉन-टेक आए ना आए, को ये एनएसआईटी है, यहाँ पे टेक्निकल ज़रूर आएगी कोडिंग की, तो कोडिंग तुम करते रहो, मैं हर ब्रांच खुलवाने की कोशिश करूँगा। और मोस्टली कुछ-कुछ कंपनीज़ में एमबीए खुलनी स्टार्ट हो गई थी। पहली वाली क्रीमी लेयर में काफ़ी थोड़ा-सा रहा था, बट आगे जाते-जाते अब एमपीआई मोस्टली कंपनियों में खुल रही है और बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटी ले भी रहे हैं। सो तो ये जर्नी थी कि फिर उसके बाद बेन आई, बेन नगारो से पहले आई थी। तो बेन में पहला राउंड रिज़्यूम शॉर्टलिस्ट था, जो मैंने प्रिपेयर किया था उसकी वज़ह से रिज़्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ। सेकंड डीआई टेस्ट था, वो भी निकल गया था। फर्स्ट इंटरव्यू भी निकल गया था जो गेस्टीमेट राउंड था, लेकिन सेकंड राउंड केस स्टडी थी, उसमें मैं नहीं कर पाया था इतने अच्छे से परफ़ॉर्म, क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की थी इतनी केस स्टडीज़ की। आई वाज़ नॉट फॉर नॉन-टेक, इतनी मैंने प्रिपरेशन नहीं की हुई थी। तो इसकी वजह से मैं तब बाहर निकल गया था। बट नगारो में मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया। पहले टेस्ट में मैंने डीएसएलगो वाला पार्ट और जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट पूरा-पूरा कर दिया था और उसके जो कोडिंग क्वेश्चन है उसमें 2.7 क्वेश्चन मेरे चले थे। 2 क्वेश्चन पूरे और 7 टेस्ट केसेस। तो उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू दिया तो वो इंटरव्यू भी स्मूथ चल गया और उसके बाद एचआर राउंड वाज़ गुड, सो इसकी वजह से मेरी इसमें प्लेसमेंट लग गई। अब जतिन, सबसे पहली चीज बच्चे क्या करते हैं, वो ना थर्ड ईयर में आके ना प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं। कोई भी टीयर का कॉलेज ले ले, चाहे हमारे कॉलेज ही ले ले। बच्चे क्या करते हैं आजकल के ना, यार उसने तो सीवी को मैच करने लग जाते। क्या तूने ऐसा कोई स्टेप करा था कि मतलब तू यार उसके सीवी को देख के, अपने दोस्त के सीवी को देख के ये सोचने लग गया यार इसके पास तो वेब डेवलपमेंट भी है, ऐप डेवलपमेंट भी है, मेरे को तो ये करनी चाहिए। और एट द लाल एंड वो क्या तेरे लिए कितनी फ्रूटफुल रही क्या इंटरव्यूज के लिए? लालच तो आता था, लोग मेरी ब्रांच के ही जो थे, काफ़ी बच्चे मशीन लर्निंग कर रहे थे, उनके प्रोजेक्ट देख-देख के ऐसा लगता था यार मैं डीएसआर को पूरा-पूरा दिन करता हूँ, इतनी कोडिंग मैं भी कर रहा हूँ। बट ये लोग तो कम से कम पोस्ट कर पा रहे हैं, इनके पास कुछ है तो दिखाने को, मेरे पास कुछ है। मैं कंपनी के सामने जाऊँगा, उन्होंने मुझसे उस लैंग्वेज का कुछ पूछ लिया या फिर कोई डेवलपमेंट साइड कुछ पूछ लिया तो मैं क्या बोलूँगा। बट काफ़ी सीनियरों से मैंने बात करी, आपसे भी मैं लिंक्डइन पे ही मिला था। और जब मैंने आपसे बात करी और आपके जैसे बहुत सारे सीनियर हैं जो लिंक्डइन पे हमेशा हेल्प करने को तैयार रहते हैं, तो सबने यही गाइड किया कि डीएस एल्गो पे फोकस मेन रखना है। प्रोजेक्ट अभी लीस्ट प्रायोरिटी है, प्रोजेक्ट तब करना है जब डीएस एल्गो बहुत ही अच्छे से आ गया हो, डीएस एल्गो पे जब एक कमांड बन गया हो, तब कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने किया। मेरे को ऐसा लगने लग गया था 400-500 क्वेश्चन करने के बाद कि
यार ये डीएस एल्गो लगता कहाँ पर है, कंपनी वालों को किस काम आएगा ये डीएस एल्गो, जो ये डीएस एल्गो सब टेस्ट में आ रहा है, इंटरव्यू में आ रहा है, ये क्यों हो रहा है? तब जाके मैंने काफ़ी वीडियोज़ जो थी लिंक्डइन और यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई हुई थी, एक स्नेक बिट एप्पल गेम थी, जो जिसमें वो स्नेक एप्पल को खा के बड़ा होता है। तो उस गेम में जब मैंने एरे का यूज़ देखा, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग लगा कि हाँ भाई, डीएस एल्गो रियल लाइफ़ एप्लीकेशन में काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो उसकी वजह से मेरे को प्रोजेक्ट साइड भी इवैल्यूएट करने को मिल गया था। मैंने उसी को अपना प्रोजेक्ट शो करा और उसी पे अपना इंटरेस्ट बना के उस प्रोजेक्ट को पूरा अच्छे से समझा कि ये कैसे बन रहा है। बट ऑन और ओवरऑल नोट, मेरे हिसाब से डीएस एल्गो ही था जो मेन कंसर्न फैक्टर बना था। प्रोजेक्ट इतना मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंस मेरे इंटरव्यू को नहीं कर पाया था। सो बेसिकली मैं अपने मतलब व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि जो देख रहे हैं, मतलब कि जो थर्ड ईयर में अभी आने हैं, जिनका प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, राइट? तो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट इतना कोई मतलब वैल्यू नहीं रखता। बेसिकली आपके वो डीएसएल को ही टेस्ट कर रही है। बड़ी से बड़ी कंपनी ले लो, चाहे छोटी से छोटी कंपनी ले लो, वो आपके सिर्फ डीएसएल को पे ही अभी फोकस कर रही है। बिकॉज़ डीएसएल को ही एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हर जगह लग ही सकती है। चाहे वो आपकी जैसे जावास्क्रिप्ट हो या कोई भी लैंग्वेज हो, जावास्क्रिप्ट होगी, सी प्लस प्लस होगी, पाइथन होगी, वो सबके लिए सेम है, राइट? हुँ। और अब जैसे तू बता रहा था तूने इंटर्नशिप भी कर दी। हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस इन द इंटर्नशिप? कि मतलब वहाँ इंटर्नशिप पे तेरे को मतलब लगा कि डीएसएलगो का क्या सिनेरियो रहा कि कोई कई बच्चे डीएसएलगो उसके लिए भी पढ़ रहे होंगे ना, इंटर्नशिप के लिए, हुँ। सॉफ्टवेयर के लिए? तो इंटर्न हुँ, के समय हमारे कॉलेज के सीनियर का ही एक स्टार्टअप था जो ऑन कैंपस आया था, तो वही मेरे को वहाँ पे इंटर्न मिल गई थी। और सबसे बड़ा लवली फैक्टर जो ये है कि वहाँ पर मेरे सीनियर्स ही मेरे मेंटर थे। तो वो सीनियर्स कहते थे कि यार इंटर्न में आ गया है, चल इंटर्न में काम करेंगे, बट अपने डीएसएल को कभी भी कमज़ोर मत छोड़ियो, क्योंकि प्लेसमेंट सीज़न में भी तू बैठने वाला है। और साथ ही साथ इंटर्न में भी वो मेरे को हर चीज़ जो है डीएसएल के थ्रू ही समझाना चाहते थे। जैसे कि इसमें एक प्रोजेक्ट था जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये करवा रहे थे, मेरी कंपनी btickle.com थी। और बेसिकली एक मीटिंग ऐप है कि लोग एक-दूसरे के साथ मीट करके एन्जॉय कर सकें। तो उनकी ऑनलाइन वेबसाइट में एक एनिमेशन को जावास्क्रिप्ट की मदद से डिज़ाइन कर रहे थे, जो थोड़ा-सा अभी ऑप्टिमाइज़ेशन बाकी है, तो आई थिंक कि अभी अपलोड नहीं हुआ है इंटरनेट पे, बट धीरे-धीरे वो हो जाएगा, शायद अभी टाइम लगेगा। बट जो एनिमेशन थी वो उसमें उन्होंने मुझे समझाया कि जावास्क्रिप्ट की मदद से कि कैसे ये एनिमेशन इंट्रोड्यूस हुई, डीएसएल को कहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है। और उसके बाद उन्होंने मेरी बेसिक्स को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। कहीं पे मैं कुछ-कुछ पार्ट में तब तक मैं कमज़ोर था, मैं मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो वो मेरी मदद भी करते थे डीएसएल में, और इंटर्न बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चली और उनके जैसा एक्सपीरियंस मुझे कहीं पे भी नहीं मिल पाता। तो ओवरऑल उन्होंने मेरे को रात को भी डीएसएलओ पढ़ने के लिए भी मोटिवेट किया और साथ ही साथ मेरा डीएसएलओ का लेवल थोड़ा-सा ऊपर पहुँचा दिया था। सो बेसिकली उन्होंने मतलब तेरी डीएसएलगो को ही फोकस करा, राइट? कि हुँ, मतलब तू ब्रश अप करे, पर ब्रश अप नहीं, उसको मतलब बहुत ही अच्छा कर ले उनको, और एट द एंड तूने भी मतलब अपने इंटरव्यूज़ के टाइम पे भी वही ब्रश अप करा, एंड दैट्स हाउ यू लैंडेड हुँ। इन योर फर्स्ट कंपनी, राइट? ये कि तुम्हें अनऑफिशियल बैकअप आवर्स अर्ली में कंपनी चलता था। निकालना है। हाँ, ये अनऑफिशियल आवर में चलता था, मतलब कंपनी में काम जो लाइव काम चल रहा है तब तो काम चल रहा है। बट एक होता है कि भाईचारे वाला बॉन्ड, वो एक बॉन्ड बन गया था, तो वो ही वाज़ लाइक माय मेंटर। उनका नाम सनी है और वो हमारे एनएसआईटी के सीनियर है। तो वो जब मेंटर बने तो वो ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने प्रॉपर अच्छे से गाइडेंस दी। राइट। तो अब इस टाइम पे मतलब प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो चल रहा है? मतलब कि क्या यही है क्या, सिर्फ ये आईटी वाले ही सिर्फ जॉब्स ले रहे हैं, एमबीए वाले, आईसी वाले, या कोई और भी नहीं, मतलब बी बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के भी बंदे या ऐसे ही बैठे हुए हैं यार कॉलेज में कि नहीं, नहीं यार, नहीं, ब्रांच ऐसा तो ब्रांच नहीं हमारी है। ऐसी है। एमई और एमपीएई और इनफैक्ट बीटी की भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी जा रही है। एमपीएई में अभी एक बच्चे का नाम आया है। अभी ऑफ कैंपस है, अभी ऑन कैंपस अभी उसने डिक्लेयर नहीं है, लेकिन ही इज़ लाइक डी शॉर में उसकी शायद लगी है। और साथ ही साथ 3 से 4 बच्चे विप्रो में लगे हैं, 2 बच्चे नगारो में लगे हैं। और बीटी की एक लड़की जो है वो ब्लैक रॉक में लगी हुई है। मैकेनिकल में भी कोडिंग ब्रांच में टीसीएस में एक बच्चा एमपीएई से लगा है, तो एक बच्चा मैकेनिकल से भी लगा है। और तुम 4-5 बच्चे जो हैं मुझे मैकेनिकल के ही याद हैं जो कोडिंग साइड में ही लगे हुए हैं। तो मैकेनिकल एमपीएई और बीटी में से भी काफ़ी बच्चों को अब इस बार मौका मिल रहा है बैठने का, और कुछ बच्चे निकाल भी रहे हैं बहुत अच्छे से। तो ब्रांच एक वो नहीं है आपको जो जस्टिफाई कर रही है, राइट? उनके पास स्किल थी, उनको डीएस को ये सब कुछ आता था, तभी जाके उनको वो जॉब मिली, राइट?
कहीं पर अगर कंपनी की बिल्कुल ही प्रेफ़रेंस है कि हाँ, सीओ-आईटी, ईसी तब तो वहाँ पर दिक्कत आती है कि वहाँ हमारी ब्रांच खुलती भी नहीं है। बट जैसे ही अगर खुलती है तो हमारे को पूरी इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है कि हाँ, तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। कुछ-कुछ जगह थोड़ा-सा मेरे को जीपीए की से दिक्कत फेस करनी पड़ी थी, कुछ कंपनीज़ की जीपीए क्राइटेरिया भी था बट वो ओवरऑल अनलेस एंड तक जाते-जाते हट गया। वो स्टार्टिंग की कंपनीज़ में अच्छा, था। एक एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा तेरे से कि मतलब जब तू इंटरव्यूज़ के लिए बैठ रहा था, तो क्या मतलब उन्होंने कोई तेरे से एडवांस डेटा स्ट्रक्चर पूछा? जैसे मतलब बी प्लस ट्री पूछ रहे हो या कोई एवीएल ट्री पूछ रहा हो, कुछ एज़ सच? मतलब मेरे को जो इंटरव्यू का एक लगता था कि हाँ, इंटरव्यू में एरियल ट्रीज़ पूछ लेंगे, जेनेरिक ट्रीज़ पूछ लेंगे, ये पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ। वो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। नगाड़ों का इंटरव्यू सबसे फ्रेंडली इंटरव्यू था जो मैंने मैंने अभी तक एक ही इंटरव्यू दिया तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली लगे। वो सीनियर्स भी सा का मतलब वो भी सीनियर्स थे और वो हमारे को पूरा सपोर्ट करते हैं। लाइक अगर वो मुझे एक डीएस एल्गो का ही उन्होंने क्वेश्चन दिया था। बेसिकली कैडेन एल्गोरिदम की डेरिवेशन वाला पार्ट था कि कैडेन एल्गोरिदम आया कहाँ से, वो मैंने पढ़ रखा था तो मेरे को एक एज मिल रही थी उस इंटरव्यू में काफ़ी और वो भी मेरी हेल्प कर रहे थे तो उसके एंड से ओवरऑल क्वेश्चन निकल गया। लेकिन एडवांस कांसेप्ट का उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, सीएस फंडामेंटल्स के 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे थे। ओके, मतलब फंडामेंटल्स उसी से रिलेटेड था जो मैंने तेरे को पहले बताया था कि यार हुँ, ये पढ़ियो, डीएसएल को पढ़ियो, ऊक हुँ, पढ़ियो या ओएस पढ़ियो। अगर टाइम मिले तो फिर सिस्टम डिजाइन करियो। वही मतलब वो ब्रैकेट रहा उसका हाँ। 100% का जिसमें 98% मेन तो डीएसएल को डीएस ही था, एल्गो ही राइट? चला। जो आपने परसेंटेज बताई थी लाइक 80% आपने डीएस एल्गो बताया, उसके बाद आपने 10% में स्प्लिट अप करके और 10% प्लस बोनस एज़ अ बोनस आपने जो स्प्लिट किया था, वो सब जो है बिल्कुल एक्चुअली वर्क किया है। इंटरव्यू 80% टू 90% इनफैक्ट डीएस एल्गो पे ही चलता है। बाकी 10% हमारे प्रोजेक्ट्स, इंट्रोडक्शन सीवी थोड़े बहुत कि कॉलेज में क्या किया, कॉलेज में लाइफ मतलब पूरी एन्जॉय में तो नहीं लगाई, थोड़ा बहुत काम भी किया या नहीं किया या फिर कुछ एन्जॉय किया लाइफ को, कॉलेज को, वो सब चीज़ें भी थोड़ी इन्फ्लुएंस में रहती हैं। बेसिकली मतलब कि इंटरव्यूज तेरे डीएसएल को रहे और कोई मतलब यार एक बात बता कि बच्चे लग जाते हैं थर्ड ईयर में यार हम तो अब ये करते हैं हमको 100-200 क्वेश्चन लगा लेंगे बच्चे ज्यादा से ज्यादा और उसके बाद कहते हैं यार हमको तो कोडिंग आ गई और वो ना ये करने लगे कोड फोर्सेस पे बैठ जाएंगे लीड कोड पे बैठ जाएंगे कहेंगे अब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं क्या ये अप्रोच सही है तेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से ये अप्रोच 1% तक मेरे हिसाब से मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग की तरफ इतना कभी ओरिएंटेड रहा नहीं था। मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग को एज़ अ इंटरेस्ट देखता था, जब मेरा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता था क्वेश्चन सॉल्व कर के, तो मैं अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे जाता था। मैं मैं कोडशेफ को ज़्यादा प्रेफ़र करता था, कोडशेफ मैं पे तेरे भी से ना ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से सही है क्या अप्रोच मतलब कि क्या ये इंटरव्यू इंटरव्यू पर्सपेक्टिव प्रोस्पेक्टिव में से नहीं है ये, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से नहीं है। बेसिकली टेस्ट में स्पीड अचीव करने में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक बार को फिर भी काम आ सकती है। उसमें भी एडवांस कांसेप्ट्स नहीं, बेसिक कांसेप्ट्स पे जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में होते हैं, वो क्वेश्चन्स को डील करने से जो एक अप्रोच बन जाती है कि किसी भी कोई भी रैंडम क्वेश्चन मेरे सामने रख दिया जाए तो मैं उसको सॉल्व कर लूँ। वो कॉम्पिटिटिव से थोड़ा-थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा-थोड़ा उससे बनने लग जाती है। तो इसकी वजह से कॉम्पिटिटिव इतनी सही है कि जो हमारे बेसिक फंडामेंटल कांसेप्ट्स हैं, एविएट ट्रीज़ या जेनेरिक ट्रीज़, इन सब की इंटरव्यू में मेरे हिसाब से तो अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट? यही नहीं। तू स्ट्रेट करना चाहता है कि मतलब किसी बंदे के पास 2 महीने की गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती हैं, राइट? अब उसके बाद एकदम से प्लेसमेंट सीज़न आ जाता है। तो बंदों की क्या अप्रोच रहनी चाहिए? क्या उनको लीड कोड करना चाहिए? क्या उनको कोड फोर्सेस करना चाहिए? क्या उनको यूजी करना चाहिए? क्या करना क्या चाहिए उनको सबसे पहले? मेरे हिसाब से जो अभी तक थर्ड ईयर में मोस्टली हम थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, डीएसएल वो पूरा अच्छे से कर लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हम कर रहे होते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस हमारे को डेली लाइफ में प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरे को काफ़ी आपने भी एक चीट शीट भेजी थी, जिसमें क्वेश्चंस के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि हाँ, ये क्वेश्चन करना है और काफ़ी सीनियर ने मुझे सोर्सेज़ भेजे थे कि हाँ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू वाइज़। तो उन क्वेश्चन्स के ऊपर एक बूस्ट अप बनाना, उनको लाइक मेरे पास जो चीट शीट थी उसमें आई थिंक अप्रॉक्सिमेटली 90 क्वेश्चंस थे। तो उन 90 क्वेश्चन को मैं 8-8 के इंटरवल पे मैंने बाँट रखा था हर दिन का और उसके बेसिस पे मैं उनको कंटीन्यूअस लूप में रिवाइज़ करता था। डेली उनको उनके ऊपर नज़र मारता था। साथ ही साथ थोड़े-थोड़े नए क्वेश्चन जीएफजी पे देखना, उनकी अप्रोचेज़ देखना, उनको नोट डाउन कर लेना कॉपी में कि हाँ, जब भी मेरे को एक बार मैं कभी भी किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले उस कॉपी पे एक बार ज़रूर वो नज़र मार के जाता था कि कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो मेरे को उसकी कम से कम अप्रोच पता हो, कोड तो वो हो जाएगा। और वो जो एक कॉन्फिडेंस था कि कोड हो जाएगा अगर मेरे को अप्रोच पता है, वो इसलिए आई थी क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे।
तो वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली बनती है और वो बेसिकली प्रैक्टिस से बनती है। तो आई प्रेफर कि 2 महीने क्वेश्चन जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके उतना, और साथ ही साथ जितना एल्गोरिदम हम अच्छे से समझ सके, रटना नहीं है बट उनका एक अप्रोच कि किस अप्रोच से उस क्वेश्चन को जाना है, वो अप्रोच जो है वो अप्रोच बिल्डअप करना वो उन 2 महीने में बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ फंडामेंटल्स और ऊप्स और डीबीएमएस जितना आप सीनियर्स बताते हो उतना ही मेन है कि उतना ही बहुत है। लेकिन जितना करना है उतना अच्छे से करना है, बस वही एक कांसेप्ट है। तो मतलब एक्सीलेंस की तरफ जाना है, डाइवर्सिफाई नहीं करना अपने आप को, भाई मेरे को ये भी हाँ। आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। फोकस रखना है कि एक ही चीज़ करनी है और वो ढंग से करनी है, राइट? मुझे काफ़ी बैचमेट कहते थे कि मैं इस कांसेप्ट में घुस गया, मैं इतने डीप डाउन चला गया इस कांसेप्ट में। मुझे थोड़ा-सा डिमोटिवेट होता था कि यार हाँ, इंटरव्यू में इनका इंटरव्यू होगा तो ये तो 1 सेकंड में निकल जाएँगे और मैं थोड़ा-सा हो सकता है रह जाऊँ। बट मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ इंटरव्यू में जब उन्होंने मुझसे फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा तो मेरे को वो फंडामेंटल का आंसर ऑलमोस्ट मेरे माइंड में एक फिगर थी, डेडलॉक रिलेटेड उन्होंने मुझसे पूछा था। तो वो डेडलॉक की एक क्लियर फिगर मेरे पास एक जिस्ट था, वही जिस्ट उनको चाहिए था, उनको उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं था। तो इसलिए फंडामेंटल्स इतना डीप डाइव करने का नहीं, मेन लेकिन उनका पूरा इंटरव्यू डीएस एल्गो पे ही चला था। तो मतलब बहुत ही बेसिक ओएस पूछा था उन्होंने। डेडलॉक एक हुँ, मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा, डेडलॉक एक बहुत ही बेसिक टर्म है ओएस का, जो कि मतलब वो पूछना चाहते होते हैं उनसे आपसे कि उसको हुँ। रिसोर्स क्यों नहीं मिल रहा है एज़ सच, यही पूछा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इससे कुछ ऊपर तो नहीं पूछा बस उन्होंने? यही पूछा कुछ था डीप कि डाउन तो नहीं? ये भी पूछा था कि डेडलॉक कभी तुमने रियल लाइफ में देखा है? और वो मुझे बहुत ही कन्फ्यूज़िंग क्वेश्चन लगा। फिर मुझे एकदम से जब मैंने वो माइंड में चलाया कि क्या बेसिक कांसेप्ट होता है, तो मुझे विंडोज़ नॉट रिस्पोंडिंग वाला याद आ गया कि नॉट रिस्पोंडिंग भी एक तरीके का ही डेडलॉक ही है कि हमारे एक प्रोग्राम को रिसोर्स नहीं मिल पा रहा, तो इसकी वजह से वो नॉट रिस्पॉन्ड कर रहा है। और कंप्यूटर सीधा उस ऑपरेशन को किल करने की अपॉर्च्युनिटी देता है कि इसको यहीं कहीं एंड टास्क कर दो। तो मैंने उनको जब ये बताया तो ही वाज़ रियली fascinated अबाउट द सेम। उनको अच्छा लगा ये जान के। राइट। तो मतलब काफ़ी मतलब ये तेरी एक वो जनरलाइज़ उसकी हाउ यू सी ऑब्जर्वेंट था तू, हुँ, राइट? वो ऑब्जर्वेंट उसके कारण डीएस तेरे को हुँ, मेन तो तो तेरे को डीएस उसी एल्गो पे कारण ही तू चला रिलेट था। कर पाया? राइट, ये साल को भी चला था। यार एक और चीज़ मेरे को ये पूछनी थी कि अगर जैसे अब ये 2 महीने की छुट्टियाँ आ गई, बंदे कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, मतलब ये बच्चे तेरे से भी पूछते होंगे, सर जूनियर्स तेरे से भी पूछते होंगे तेरे, यार सर हम वेबडी कर लें कि मतलब इन 2 महीनों में कि क्या उस वेबडी का यूज़ होता है या ऐप डेवलपमेंट का यूज़ तेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा आया है अब तक कहीं पे भी, किसी भी इंटरव्यू में और ऑफ कैंपस सिनेरियोज़ में भी तेरे को लगता है कि मतलब इनका कोई तेरे को एज मिला हो अभी तक एज़ सच? एज तो नहीं, इंटरव्यू में तो मुझे कभी भी मतलब एक ही इंटरव्यू अभी तक हुआ है, ऑफ कैंपस भी एक इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो मुझे कभी भी वेब डेवलपमेंट या मेरे प्रोजेक्ट्स में नहीं पूछा। बट हाँ, उन प्रोजेक्ट में जो कांसेप्ट मैंने अगर बोला है, मैंने ये लिखा है कि हाँ, उसमें मैंने एरे की मदद से बनाया, तो एरे की मदद से कैसे बनाया, कैसे शिफ्टिंग ऑपरेशन लगाया, कैसे अनशिफ्टिंग ऑपरेशन लगाया और कैसे ये स्नेक इस साइड ही क्यों मूव कर रहे हैं, इसकी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं और ये जो इसकी बाउंड्री कंडीशंस है कि ये वॉल पे जाके वापस रिफ्लेक्ट मारे और ये तुम कैसे कर रहे हो? इस तरह के बेसिक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे, उन्होंने मेरा कोड भी नहीं देखा, ना कुछ पूछा। ये ऑफ कैंपस वाले का है, ऑन कैंपस वाले में इतना इंटर मेरा प्रोजेक्ट रिलेटेड पूछा ही नहीं था इतना, ज़्यादा तो प्रोजेक्ट रिलेटेड वहाँ नहीं हुआ था। वो बेसिक इंट्रो में ही मैंने एक जिस्ट दे दिया था कि हाँ, मैंने प्रोजेक्ट्स में क्या-क्या अप्रोच लगाई है और कैसे किया है। बट ऑफ कैंपस में उन्होंने थोड़ा समझा था कि हाँ, मैंने अगर डीएस एल्गोस का कांसेप्ट उसमें बता रहा हूँ, तो वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे करा तुमने, वो वहाँ पर हुआ था। राइट। यार जैसे तूने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, तो अगर तू रेट करना चाहेगा ये प्लेटफ़ॉर्म्स को कि मतलब गीक्स फॉर गीक्स, इंटरव्यू बिट या फिर मतलब विद टाइम तेरे पास 2 महीने का टाइम फ्रेम है, तेरे को प्रैक्टिस करनी है अपनी प्लेसमेंट्स के लिए, तो तेरे को गीक्स फॉर गीक्स है, तेरे पास इंटरव्यू बिट है, तेरे पास लीड कोड है, तेरे पास कोड फोर्सेस है। तो तू कैसे इनके ऊपर टाइम मैनेजमेंट के लिए मतलब जाएगा? कि मतलब कौन-सी चीज़ तू पहले पिक करेगा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, फिर उसके ऊपर करेगा, फिर उसके ऊपर करेगा, कैसे अप्रोच करेगा? ये एक बारी बताइए। तो गीक्स फॉर गीक्स तो इज़ लाइक 100% लेकिन वो पैरेलल में चलना चाहिए कि उसमें तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अप्रोचेस देख रहे हो और हो हुँ, सकता है कि कुछ बच्चे जीएफजी के जो क्वेश्चंस हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, तो उधर भी प्रैक्टिस करते हैं। बट मैं इंटरव्यू बिट पे प्रैक्टिस करता था और अप्रोचेस जीएफजी पे देखता था कि कैसे अब इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे और इसमें अब जा सकते हैं। तो जीएफजी इज़ लाइक 100% कि प्लेसमेंट टाइम पे जीएफजी तो ऑलमोस्ट रहना ही है। साथ ही साथ इंटरव्यू बिट को मैं रेट करना चाहूँगा 60% के आसपास कि 60 टू 70% टाइम इंटरव्यू बिट बहुत सफिशिएंट वेबसाइट है। इंटरव्यू बिट पे बिल्कुल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं और उनमें जो बेस केसेस जो आइडेंटिफिकेशन है,
वो कहीं पे भी मुझे अभी तक किसी वेबसाइट पे देखने को मिली नहीं कि कितने एंड तक उस क्वेश्चन में हम सोच सकते हैं, कितना डीप हम उस क्वेश्चन में उस अप्रोच के लिए सोच सकते हैं। वो बेसिकली इंटरव्यू बिट ने हेल्प किया था। साथ ही साथ लीड कोड पे भी मैंने 300 साढ़े 300 के आस-पास क्वेश्चन किए थे। जो लीड कोड भी है वो वेबसाइट बहुत अच्छी है। सबसे डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन है, अगर उसके क्वेश्चन देखें तो हमारे को फ़ील होता है कि कितने नए-नए क्वेश्चन बन सकते हैं और एक ही अप्रोच पे कितने नए-नए क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको कितना हार्ड किया जा सकता है। तो लीड कोड इज़ लाइक 30% फॉर मी और बाकी जो 60 प्लस 30 90 तो अप्रॉक्सिमेटली 10% मैं कोड शेफ पे कभी-कभार और कोड फोर्सेस पे करता था। कोड फोर्सेस पे मैं जैसे कोडिंग ब्लॉक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ता था, तो कोडिंग ब्लॉक्स में भी कोड फोर्सेस ही कराया जाता था। तो कोडिंग ब्लॉक्स वालों ने भी कोड फोर्स पे कराया और साथ ही साथ मेरे को भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कोड फोर्स के क्वेश्चन में आता था। तो रेस्ट अगर 10% में भी देखूँ तो 7% जो है वो कोड शेफ और हैकर रैंक है, बाकी 3% कोड फोर्सेस है। सो इस तरह की मेरे पास मेरा कंट्रीब्यूशन था पूरी प्लेसमेंट में। ओके, अब बंदे क्या करते हैं कई बार ना यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं यार इसकी तो बहुत अच्छी रैंकिंग है तो ये सब कुछ हम भी फॉलो करते हैं कि मतलब कि इसकी यार फौज पे कम से कम भी 500 की रैंक है यार इसकी तो इसकी फलाना इस पे इसकी ऐसी रैंक है। तो ये क्या मतलब ये इम्पैक्ट तेरे को भी कर रहा था उस टाइम पे कि तू एडवांस डीएस पढ़ने लग गया उसके कारण और क्या ये गलत था कि मतलब एक तूने ये बार जो तो फॉलो करा एडवांस। एक बार तो मैंने करना तो फ़ॉलो चाहा था, मेरे को भी लगा कि 3 स्टार मैं कोडशेफ पे ले लूँ या 5 स्टार मैं कोडशेफ पे ले लूँ और मैं कॉम्पिटिशन में बहुत ही एक्टिव तरीके से लगा था और मैंने जल्दी ही 3 स्टार पे पहुँच गया था। बट उस 3 स्टार के बाद मैंने कभी भी लिंक्डइन पे डाल दिया अपनी प्रोफ़ाइल में, वो अभी भी डला हुआ है लिंक्डइन पे कि मैं कोडशेफ 3 स्टार हूँ और हैकर रैंक 5 स्टार हूँ और लिंक्डइन पे भी सर्टिफ़ाइड हूँ। बट आज तक मेरे को कभी किसी का सामने से रिस्पॉन्स नहीं आया और मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई सामने से मुझे मैसेज करेगा कि हाँ, तुम 5 स्टार हो, तुम एक बार इंटरव्यू दे के देख लियो, टेस्ट दे के देख लियो, ये मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करता। तो उसके चक्कर में मैं कभी भी एडवांस कांसेप्ट्स पे नहीं गया। बस हाँ, एडवांस कांसेप्ट इसलिए पढ़ता था कि कभी-कभार सीनियर कहते थे कि हाँ, 1-2 कंपनी पूछ लेती है, जो बहुत ही टॉप कंपनीज़ हैं, उनमें कभी-कभार ये पूछ लेता है। तो एक बार मैंने बस एक ऊपर-ऊपर से जिस्ट लिया था कि ये कांसेप्ट होते क्या है, कि कभी इंटरव्यू में मेरे पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जो मैं बिल्कुल ही आंसर ना कर पाऊँ और वो मेरा एक ड्रॉबैक ना बन जाए। इसलिए मैंने एक जिस्ट लिया था एडवांस कांसेप्ट पे। बस उसमें वो भी तेरा इसलिए तूने कर लिया कि तेरी ब्रांच एमपीए ही थी बस डर के मारे तूने वो एडवांस कि डीएस कर लिया। बिल्कुल ही एंड केस में अगर बिल्कुल ही कंपनी को अगर कहीं पे कुछ दिक्कत लग रही है, तो वो हो सकता है मेरे को उस पॉइंट पे ना पकड़ ले। और एडवांस कांसेप्ट में भी मैंने मैक्स टू मैक्स एवीएल ट्री, जेनेटिक ट्री और बाकी बी ट्रीज़ बेसिक बिल्कुल ही बी ट्री का तो बिल्कुल ही ज़्यादा ही बेसिक लेवल। तो इतना ही मैंने किया था, इससे ज़्यादा एडवांस मैं नहीं कर पा रहा था और मैं मगर ये यूज भी नहीं हुए मगर ये नहीं, यूज भी नहीं हुए राइट बस वो नहीं। तेरे वेन में गया एक्शन उसके कोई वो फालतू का एक्शन बस था मुझे राइट। ये पता था कि ये होते क्या हैं और कैसे-कैसे हेल्प कर सकते हैं। ओके बस मतलब ये तेरे को जस्ट फॉर योर नॉलेज था राइट। हुँ। बस मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगा कि बेसिकली जो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं ये आईसीपीसी के कॉम्पिटिशन होते हैं ये उस लेवल के लिए तैयारी करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज ऑल टुगेदर अ न्यू स्पोर्ट। ये मतलब उसमें सोचना है जैसे आप चेस खेलते हो चेस कई बंदे बहुत अच्छा खेलते हैं राइट। वैसे ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वहां पे भी आपको सोचना है वहां पे भी आपको एक पूरी अप्रोच बनानी है। तो हुँ, उसके लिए आपको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पूछना वहां पे जब आप इंटरव्यूज पे जा रहे हो वो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स जो आपके हैं शॉर्टलिस्ट करते हैं चाहे वो डीपी हो चाहे वो ग्राफ्स हो चाहे वो आपके एरेज हो वो नॉर्मल वही क्वेश्चन पूछते हैं मेरे ख्याल से जो जीएफजी पे लिस्टेड होते हैं राइट हुँ। बस मेरे ख्याल से टेस्ट में भी मेरे ख्याल से हार्ड हार्ड टू हार्ड वही क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपको कोड फोर्सेस में मिल जाएंगे नॉर्मल या फिर स्टोरी गीक्स में ही मिल जाएंगे नॉर्मल। स्टोरी जब वो देते हैं ना कि ये क्वेश्चन में ऐसे कोई बंदा जा रहा है, उसका ये किया उसने और ये करना चाह रहा है, उससे क्वेश्चन मुश्किल बनता है। मेन होता है कि क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना कि क्या मैंने क्वेश्चन इस तरह का कभी पहले किया हुआ है और ये कौन से क्वेश्चन की तरफ पिन पॉइंट करना चाह रहा है और जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में किया है और जैसे ही वो आइडेंटिफाई होता है, तो उसका कोड आसानी से हो जाता है। तो मेन ये एक तरीके की वर्ड प्रॉब्लम है जिस जैसे मैथ्स में भी वर्ड प्रॉब्लम होती है जिसके बेस पे मैथमेटिकल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो क्वेश्चन को मुश्किल कंपनीज़ बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम से ही करती है कि जो बच्चे खाली ये वो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन वो अपना दिमाग भी लगा सके कि उनको ये नहीं कि मतलब क्वेश्चन ह सीधा दे दे कि ट्री में नीचे ट्रावर्सल कर दो, बल्कि उसको थोड़ा-सा इंटरैक्टिव तरीके से देते हैं कि आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो जाए। तो ये कुछ-कुछ कंपनीज़ में ये था, जो ऑब्ज़र्व किया था। बढ़िया। चल थैंक्स यार, थैंक्स तेरे से बात करके बहुत अच्छा लगा और तेरा मेरे को कांग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू रोल दैट यू आर गेटिंग थैंक और यू।
होप तुम आगे और भी सक्सेसफुल हो और अच्छी तेरे को एंडेवर्स मिले लाइफ में। ओके, बाय, सी यू अगेन, या ओके ओके। बाय।